Good afternoon. Welcome back to the class of Strategic Management and Business Policy. So, in our last lecture, we were discussing that what is the process of strategic planning. In that, we have covered that first of all, we have to set the objectives that we want to achieve for our organization by setting our mission and through which we can derive our objectives. And then after setting the objectives, we will see the impact of the environment on our organization, that is the internal and the external environment. We do the SWOT analysis, and then after doing this, we analyze the resource position of the firm, means how much resources are we having, so that we can match our strengths with the opportunities in the external environment, as well as our weaknesses can be reduced, and in that way we can reduce the threats for our organization. So we have covered till here. Now we will cover the steps uh, which are identified by Hofer and Skander to analyze the resource position of the organization. First of all, what we will do, how we will एनालाइज द रिसोर्स पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेवलप अ प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल रिसोर्सेज एंड स्किल्स इन 3 broad areas, that is financial, physical, organizational and human and technological. हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हम प्रोफाइल डेवलप कर लेंगे और उनको हम 3 ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ द फाइनेंशियल, second is physical, organizational and human, and third is the technological. Second, determine the key success requirement of the product or market segment in which the organization competes or might compete. हम प्रोफाइल बनाने के बाद अपने रिसोर्सेज की कुछ सक्सेस रिक्वायरमेंट्स को सेटअप कर देंगे कि किसी भी प्रोडक्ट या सेगमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. देन थर्ड, कंपेयर द रिसोर्स प्रोफाइल विथ these key success requirements to determine the major strengths on which effective strategy can be based and major weaknesses to overcome. इसके बाद जब हमने एक प्रोफाइल बना ली एंड ये बता कर लिया कि कौन कौन सी सक्सेस फैक्टर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद जो भी हमारे रिसोर्स की प्रोफाइल होगी हम उसको उसकी सक्सेस रिक्वायरमेंट से कंपेयर करेंगे ताकि हम अपनी जो भी मेजर स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे हम इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं एंड जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने रिसोर्सेज की प्रोफाइल बनाई, फिर सक्सेस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया एंड फिर दोनों को कंपेयर कर लिया. ठीक है. Now the next is compare organization strengths and weaknesses with those of competitors to identify which resources and skills are needed to have competitive advantage in the marketplace. ये तो हमने क्या किया कि जो भी हमारी सक्सेस रिक्वायरमेंट्स थी और हमारे रिसोर्स प्रोफाइल थे अभी हमने उन्हें कंपेयर किया था. अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं हम कॉम्पिटिटर्स से उनको कंपेयर करेंगे और यह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज या स्किल्स हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं. मतलब हम अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करके. ओके. एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन corporate appraisal helps in setting priorities over areas where organizations need to pay more attention. These areas could be operations, marketing, human resource, finance, etc. अब ये सारा प्रोसेस करने का हमारा क्या मतलब था, ये सारा प्रोसेस जो हमने अपने रिसोर्सेज को जाना, कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर किया, अपने की सक्सेस रिक्वायरमेंट से कंपेयर किया, ये सब हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल सके कि कौन से एरियाज़ पे हमें फोकस करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशन की और उसको कहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देनी है. जैसे उसको ऑपरेशंस पे ज़्यादा अटेंशन देनी है, मार्केटिंग पे देनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे देनी है, फाइनेंस पे देनी है, एक्सेट्रा.
इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उसके बाद में अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनका एनालिसिस किया, एंड नाउ वी विल एस्टैब्लिश ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स गैप एनालिसिस करते हैं। गैप एनालिसिस वो कैसे करते हैं, मतलब जो उनकी पुरानी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको वो कंपेयर करते हैं जो भी उन्होंने नए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनसे। अगर पुरानी स्ट्रैटेजीज़ केपेबल होती हैं नए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो कोई भी नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, पुरानी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर वो केपेबल नहीं होती है तो जो भी गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो डेवलप करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि वो जो भी उनके नए ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईज़िली अचीव कर सकें। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़, ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज़ वो डेवलप कर सकते हैं, सो दीज आर गिवन हेयर। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी टू कंसंट्रेट। इस स्ट्रैटेजी टू कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि कंपनीज़ जो है वो अपने आप को स्पेशलाइज बना देती हैं। जो भी मतलब वो प्रोडक्ट लाइन पहले से फॉलो कर रही है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वो पहले से सेल कर रही हैं, तो वो अपने आप को उसी में स्पेशलाइज बनाने की कोशिश करती हैं ताकि वो बिगर मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके एंड वो स्पेशलाइज बन सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो वह एक स्ट्रैटेजी जो है वो क्या फॉलो कर सकती है, स्ट्रैटेजी टू कंसंट्रेट, यानी जो भी वो प्रोडक्ट लाइन अब फॉलो कर रही थी उसी में स्पेशलाइज बन जाती हैं। सेकेंड, स्ट्रैटेजी टू डाइवर्सिफाई। इसमें होता है कि वो नई मार्केट्स में एंटर करने की कोशिश करती हैं लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो वो क्या कर सकती है, वो नए प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर सकती हैं। एंड द थर्ड इज़ स्ट्रैटेजी टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स। अपने शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए वो जो है वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है और इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एंटर कर सकती हैं। बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ वो अपने बिज़नेस को ले जाकर जा सकती हैं। एंड फोर्थ इज़ स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स। इसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, सिनर्जी के बेनिफिट्स लेना चाहती है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, 1+1=3, यानी जब दो लोग मिलके कोई काम करते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर वे में हो पाता है। तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ में ज्वाइन कर लेती हैं, उससे जो भी रिसोर्सेज दूसरी कंपनी के होते हैं वो ईज़िली उनको भी एक्सेस कर सकती हैं एंड वो और ज़्यादा बेटर वे में अपने बिजनेस को कर सकती है। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, वो दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाती हैं एंड लेकिन यहाँ पर वो कोई भी न्यू लीगल एंटिटी नहीं बनाती हैं मिलके, वो अलग अलग ऑपरेट करती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बस वो साथ में आ जाती हैं जॉइंट वेंचर। एंड द फिफ्थ इज़ लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो वो उसको सेल आउट कर देती है और उसे ड्रॉप कर देती है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी में। एंड जो सिक्स्थ है हमारी वो है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि वो अपने कुछ रिसोर्सेज को ड्रॉप कर देती हैं ताकि वो बाकी का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सके। जैसे कोई भी ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को वो ड्रॉप कर दे सकती है। जैसे कोई भी एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं उनमें से कुछ को वो हटा सकती है और सिर्फ जो क्रीमी लेयर है अपनी वही वो जो है वो रख सकती है। जो सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रख सकती है ताकि वो उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सके। जितने भी सरप्लस रिसोर्सेज उनके पास होते हैं वो उनको हटा देती हैं इस स्ट्रैटेजी में। इससे क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, किसी भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होता है कि अगर उनके पास सरप्लस रिसोर्सेज हैं तो वो उनको हटा देती हैं। न्यू स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में बी कंसिडर्ड बाय द फर्म डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी वो चूज़ करेंगी वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या सिचुएशन है उस पर। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि वो जो है क्या पढ़ा कि यहाँ पर वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट कर लेगी, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो इवैल्यूएट करेगी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को। अभी उसने ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना ली, अब वो उसको इवैल्यूएट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, के मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है वो उससे कैसे वो स्ट्रैटेजीज़ उससे बेटर बना रही हैं, मतलब हमारी कंपनी को वो स्ट्रैटेजीज़ दूसरे कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर बना रही है, उस बेसिस पे हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। सो कौन कौन से टर्म्स को हम कंसिडर करते हैं? फर्स्ट इज़ द रिस्क। रिस्क का मतलब है क्या स्ट्रैटेजी जो है वो विल द स्ट्रैटेजी बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी, मतलब ये हम ये देखेंगे कि उसमें ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। सेकंड टाइम, क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो राइट टाइम पे अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट की जा सकती है। एंड थर्ड इज़ टारगेट, दस इट टारगेट द मैचिंग इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि टारगेट यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स से मैच हो पा रही हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, तो हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो हम ये तीन चीज़ें देखते हैं कि उसमें ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे या नहीं, सही टाइम पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं उस स्ट्रैटेजी को। एंड थर्डली हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ से मैच हो पा रही हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, तो हम इस स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, so we will cover till here only. The next of the topics we will be covering in our next video. Thank you.